मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 12वीं के हम लोग आज पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। इस यूनिट में, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में 2 अध्याय है। पहला अध्याय है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और उपक्रम, और दूसरा अध्याय है जैव प्रौद्योगिकी तथा उसके प्रयोग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट यूजेस। तो आज हम लोग जो वीडियो देखेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 1। तो चले बच्चे, देखते हैं, इस अध्याय को शुरू करते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के इतिहास में अगर हम झांकते हैं तो हम पाते हैं 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी महान दार्शनिक तथा गणितज्ञ तथा जीव वैज्ञानिक रेने डिस्कार्ट्स, इन्हीं के समय से हम देखें कि विज्ञान का किस तरह से एक के बाद एक हम विज्ञान के प्रौद्योगिकी के जगत में आगे बढ़ना शुरू कर दिए। जैसे जैसे हमारी विज्ञान की प्रगति हुई, हम उस तरह से भौतिकी, रासायनिक, ये सारे जगत में हमने प्रौद्योगिकी का यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमने अब जीव विज्ञान में भी हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यूँ तो कहे कि हम बहुत सारी चीज़ों में हम परिवर्तन लाके बहुत सारी मूलभूत समस्याओं का या बहुत सारी बीमारियों का हम उसके लिए सॉल्यूशन ला रहे हैं या उसका निदान ला रहे हैं, जिसके एक युगांतकारी हमारे में परिवर्तन आ रहा है। हम साथ में हमारे नैतिक मूल्य की तरफ ध्यान रखते हुए हम अगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मानव इतिहास के लिए ये बहुत बड़ा वरदान के रूप में साबित होगा। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी यानी कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का आधार स्थापित होता है हार्वर्ड बॉयर स्टैनली कोहेन के द्वारा। हार्वर्ड बॉयर जो एक रिसर्च के काम में उन्होंने यह आविष्कार किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, यानी कि ये डीएनए के कुछ खास जगह पे डीएनए को इस तरीके से काटते हैं जिसे हम लोग स्टिकी एंड कहते हैं। स्टिकी एंड का मतलब है ये इस तरह से कटता है कि आगे जाके ये फिर जुड़ भी सकता है उसी तरीके से। तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किए और ठीक उसी समय समकालीन में स्टैनली कोहेन जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने प्लाज्मिड के ऊपर अपना जो रिसर्च है उन्होंने पाया कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ राउंड शेप का कुछ डीएनए का टुकड़ा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड, और इसके पास ये क्षमता रहता है कि ये स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली अपना रिप्लिकेशन करता है। और उन्होंने इनको आइसोलेट करने का यानी कि इस प्लाज्मिड को निकालने का और प्लाज्मिड के अलग अलग उनके गुणों का, प्लाज्मिड के चलते उसके ऊपर क्या प्रभाव है, ये सारे के ऊपर उन्होंने अपना रिसर्च कर रहे थे। जब दोनों ने ये अपने अपने रिसर्च को मिलाया तो वो आधार रखा गया हमारे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें हम डीएनए को काट के उसको दूसरे मनचाहा डीएनए के टुकड़े के साथ जोड़ने का मेरे पास विधि था, और साथ में हम होस्ट सेल में डीएनए को पहुंचाने का मेरे पास एक होस्ट वेक्टर भी था, यानी कि जिस व्हीकल से, जिस गाड़ी से हमको उस परिवर्तित डीएनए को हमारे डिजायर्ड सेल में, डिजायर्ड कोशिका में हमें उसे पहुंचाना है, उसके लिए वेक्टर भी था। वो वेक्टर हमको मिला किसके रूप में? प्लाज्मिड के रूप में। और इस तरह से शुरू हुआ हमारा बायोटेक्नोलॉजी का कहानी। अब हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य क्या क्या काम है। बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब जो असल में ओरिजिनल डीएनए था उसमें हम कुछ परिवर्तन ला रहे हैं और जिसे हम नाम दे रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में, इस टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं कि हम जीवित प्राणियों का, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइव ऑर्गेनिज्म का और
एंजाइम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम जीवित प्राणियों से या जीवित ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। साथ में हम देख रहे हैं कि इन प्रोसेस के माध्यम से हम कैसे मानव समूह को या मानव जाति को हम किस तरह से उपकार कर सकते हैं या लाभ पहुंचा सकते हैं। इसमें जैसे कि हम जानते हैं, बहुत पहले से ही हम जानते हैं कि दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए या वाइन यानी कि मादक पदार्थ बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते आए हैं, यानी कि ये माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेसेस है। अब इसी से हमारे दिमाग में आया कि हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और क्या क्या काम में इस्तेमाल कर सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी का ये आधार बन सकता है। ऐसे में हम क्या किए कि हम बहुत सारे इसी बायोटेक्नोलॉजी के आधार पे हमने आगे चल के जो हमारे डिफेक्टिव जीन है उस डिफेक्टिव जीन को ठीक करेंगे, हेरिडिटरी डिजीज़ को हम ठीक करने लायक हुए। बहुत सारे ऐसा जहाँ पे हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु, इस तरह का जो तकनीक है वो भी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए एक वरदान है और हम देखते हैं कि द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि EFB इसे एक डेफिनेशन देता है कि बायोटेक्नोलॉजी दैट एनकम्पसेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड द मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। द डेफिनेशन वो है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल साइंस है उस नेचुरल साइंस को हम और साथ में ऑर्गेनिज्म, प्राणी, सेल्स यानी कि कोशिका और ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स, ये सब को मिला के हम ऐसे काम में ला रहे हैं और उसका जो प्रोडक्ट है उसको भी हम इस तरह से काम में ला रहे हैं ताकि ये मानव जाति के सेवा में लगे और हमारी ही विभिन्न समस्याओं का निदान करने में ये काम आ सके। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि दो मुख्य टेक्निक है जो इसने जन्म दिया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें हम कर रहे हैं कि केमिस्ट्री ऑफ जीन्स यानी कि जीन्स का जो केमिकल नेचर है उसमें हम कुछ ना कुछ अपना कलाकारी कर रहे हैं या कुछ परिवर्तन ला रहे हैं। जहाँ पे कुछ ज़रूरत है वहाँ परिवर्तन ला रहे हैं, जैसा कि DNA या RNA। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ हेरिडिटरी डिजीज़ में DNA में कुछ कमती रहता है या डिफेक्ट रहता है, जिसके चलते ये हेरिडिटरी डिजीज़ होते हैं। हम वो जहाँ पे डिफेक्ट है या जहाँ पे वहाँ गलती है उसको हम सुधार के, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से सुधार के इस तरह के रोगों को हम निदान दे सकते हैं। कभी कभी हम उसके कुछ आकारगत चीज़ों को भी हम बदल सकते हैं। अब दूसरा जो टेक्निक है जिसके ऊपर बायोटेक्नोलॉजी टिका हुआ है वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ऊपर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए जिस मीडियम में हम उसे रख रहे हैं वो मीडियम को हमें मेंटेन करना है कि कम से कम वो स्टेराइल रहे, यानी कि उसमें कोई अदर वैरायटी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पनपने ना लगे, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, किसी तरह का अनडिजायर्ड चेंज ना आए जो जिसमें हो उसके लिए हानिकारक हो। इस तरीके से हम प्योर फॉर्म में इस बायोटेक्नोलॉजी से हम वैक्सीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, जो भी हमें ज़रूरत है इस तरह का हम पा सकते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं। और लेकिन हमें इस बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें अगर प्योर फॉर्म में इस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को पाना है तो हमें मीडियम को जो है वो प्योर रखना है, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना आए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन जो है वो एग्जैक्टली कॉपी हो जाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं वेरिएशन आता है। इसलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़्यादा
फायदेमंद मानते हैं क्योंकि इसमें वेरिएशन आता है। लेकिन इसके साथ कभी कभी जैसे कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं या किसी तरह का इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम वेरिएशन का उम्मीद करते हैं कि दो अच्छे नस्ल के पौधे या अच्छे नस्ल के जीवों का हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, तो क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों के जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो आके उसमें सम्मिलित हो जाए। लेकिन कभी कभी हमारे उम्मीद के विपरीत क्या होता है कि कुछ अनचाहा गुण भी उसमें आ जाता है, और इसके कारण बहुत बार हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट को हमें क्या करना पड़ता है, डिस्कार्ड करना पड़ता है, उसे छोड़ देना पड़ता है, फिर से कोशिश करना पड़ता है। लेकिन इसका हल लेके आया है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने जब जीनोम मैपिंग या जीन मैपिंग के माध्यम से सारे जीन को पहचानने का कोशिश में लगे हुए हैं या लगभग कर भी रहे हैं, ऐसे में हम जान रहे हैं कि कौन सा जीन क्या काम करता है, और हमें अगर कोई जीन का ज़रूरत है तो हम क्या कर रहे हैं कि वो फ़ायदेमंद जीन को यानी कि डिज़ायर्ड जीन को हम इसके जीन में या जीनोम में इसको ऐड कर रहे हैं। और ऐड करने के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन में जो मुझे उम्मीद था, लेकिन उसका 50-50 चांसेस था कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में ये क्या हो रहा है, हम पूरी तरह से सुनिश्चित हो जा रहे हैं कि हमें ये दोनों के अच्छे अच्छे गुण ही मिलेंगे। और इसके लिए हम 3 क्रियाओं के ऊपर निर्भरशील होते हैं। एक होता है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, दूसरा जीन क्लोनिंग और तीसरा है जीन ट्रांसफर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन जो है वो एग्जैक्टली कॉपी हो जाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं वेरिएशन आता है। इसलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़्यादा फायदेमंद मानते हैं क्योंकि इसमें वेरिएशन आता है। लेकिन इसके साथ कभी कभी जैसे कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं या किसी तरह का इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम वेरिएशन का उम्मीद करते हैं कि दो अच्छे नस्ल के पौधे या अच्छे नस्ल के जीवों का हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, तो क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों के जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो आके उसमें सम्मिलित हो जाए। लेकिन कभी कभी हमारे उम्मीद के विपरीत क्या होता है कि कुछ अनचाहा गुण भी उसमें आ जाता है, और इसके कारण बहुत बार हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट को हमें क्या करना पड़ता है, डिस्कार्ड करना पड़ता है, उसे छोड़ देना पड़ता है, फिर से कोशिश करना पड़ता है। लेकिन इसका हल लेके आया है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने जब जीनोम मैपिंग या जीन मैपिंग के माध्यम से सारे जीन को पहचानने का कोशिश में लगे हुए हैं या लगभग कर भी रहे हैं, ऐसे में हम जान रहे हैं कि कौन सा जीन क्या काम करता है, और हमें अगर कोई जीन का ज़रूरत है तो हम क्या कर रहे हैं कि वो फ़ायदेमंद जीन को यानी कि डिज़ायर्ड जीन को हम इसके जीन में या जीनोम में इसको ऐड कर रहे हैं। और ऐड करने के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन में जो मुझे उम्मीद था, लेकिन उसका 50-50 चांसेस था कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में ये क्या हो रहा है, हम पूरी तरह से सुनिश्चित हो जा रहे हैं कि हमें ये दोनों के अच्छे अच्छे गुण ही मिलेंगे। और इसके लिए हम 3 क्रियाओं के ऊपर निर्भरशील होते हैं। एक होता है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, दूसरा जीन क्लोनिंग और तीसरा है जीन ट्रांसफर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें इस तरह का डीएनए के टुकड़ा को चुनना पड़ता है जिसके पास ये क्षमता है कि वो अपने आप को रिप्लिकेट कर सके, यानी कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो पार्ट है वो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पार्ट उसके पास रहे। और उसके बाद जब हम उसमें डिज़ायर्ड जीन या मनचाहा जीन को उसमें ऐड कर रहे हैं या डीएनए का टुकड़ा को ऐड कर रहे हैं, इसके बाद हम उसको पहले तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको काट रहे हैं, और काट के फिर जहां हमको चिपकाना है या जहां ऐड करवाना है उसको भी काट रहे हैं। वहां से जो अनडिजायर्ड पार्ट है उसको हटा दे रहे हैं, और वहां पे मेरा मनचाहा डीएनए ला के हम उसे चिपका रहे हैं। काटने का काम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कर रहा है, और चिपकाने का काम यानी कि उसे सील करने का काम कर रहा है लाइगेज एंजाइम।
और इसके बाद जब ये पूरा सेट बन जा रहा है तो इसको हम क्या करें, रिप्लिकेट होने दे रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं प्लाज्मिड के बारे में, कभी कभी हम देखते हैं कि प्लाज्मिड को जब हम रिकम्बिनेंट कर दिए, प्लाज्मिड अपने आप जो है वो रिप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। इस तरह की स्थिति में हम प्लाज्मिड को होस्ट में, यानी कि हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी का सबसे एक सुटेबल होस्ट है कुछ बैक्टीरिया, जिसमें सबसे फेमस है ई कॉली बैक्टीरिया, यानी एस्चेरिचिया कॉली। तो ये एस्चेरिचिया कॉली में बैक्टीरिया में हम, जिसे हम कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी कहते हैं, ई कॉली बैक्टीरिया, ई कॉली बैक्टीरिया में हम इस प्लाज्मिड को यानी कि वेक्टर को विद द रिकम्बिनेंट डीएनए उसको हम पहुंचा रहे हैं। पहुंचाने के बाद हम कोशिश करेंगे ये ई कॉली के अंदर ये रिप्लिकेट करे, यानी कि अपना क्लोन बनाए। और इसके बाद जितना बार ई कॉली का सेल जो है वो अपना डिवीजन करेगा, उसके साथ हर में वो प्लाज्मिड का जो क्लोन्स है वो इक्वली समान तरीके से डिवाइड होके डॉटर बैक्टीरिया सेल्स में भी पहुंच जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, क्लोनिंग भी हो रहा है और रिप्लिकेशन भी हो रहा है। यहाँ पे हमारे लिए दो मुख्य एंजाइम हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और हमारे लिए लाइगेज एंजाइम, और वेक्टर का काम कौन कर रहा है, प्लाज्मिड। और इस तरह से देखने के बाद हम देख रहे हैं कि बेसिक स्टेप्स जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास 3 बेसिक स्टेज है। क्या क्या है, सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, यानी हमें वो डीएनए को ढूंढ के निकालना है जिसमें जो गुण हम चाहते हैं उस गुण का इंफॉर्मेशन है, कोड है वो वाला डीएनए। और डीएनए को ढूंढ के निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको काट के वहाँ से निकालेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के सहारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काट के निकालने में हमें सहायता करती है। और फिर उस डीएनए के टुकड़ा को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। इस केस में हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड का सहारा लेते हैं ज़्यादातर तौर पे, नहीं तो हम कहीं के बायोलिस्टिक गन का भी, जीन पार्टिकल्स का भी, या माइक्रो इंजेक्शंस का भी इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इसमें सबसे एक ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल होने वाला जो है वो है हमारा वेक्टर के तौर पे प्लाज्मिड। इसमें हम क्या किए कि वो डिजायर्ड जीन को उसको एंटर किए और उस प्लाज्मिड को हम होस्ट तक पहुँचाए, यानी वेक्टर को होस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट किए, उसके अंदर पहुँचाए। इसके बाद ये जो नया रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ होस्ट है, यानी कि मान लेते हैं ई कॉली बैक्टीरिया है जिसमें ये नया वाला प्लाज्मिड हम ऐड किए हैं। अब हम इसको इस तरह का मीडियम में हम उसको मेंटेन करेंगे ताकि वो उसमें रिप्लिकेट कर सके। तो मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इस प्रोजेनी, यानी ई कॉली का बैक्टीरिया का जो कोशिका है वो सेल डिवीजन कर सके, और सेल डिवीजन करने के बाद वो अपने नए डॉटर सेल्स में भी इस जो उसका जो आनुवंशिकी है, डीएनएज है, प्लाज्मिड है, सब वो ट्रांसफर कर सके। इस तरह से क्या हुआ कि पूरे के पूरे जो कॉलोनी डेवलप होगा बैक्टीरिया का, उसमें वो डिजायर्ड जीन के साथ वो डेवलप होगा, जिसमें हम लोग मुख्य तौर पे हम लोग बैक्टीरिया को ढूंढते हैं जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, उसको काट के निकालते हैं और वहाँ पे हम डिजायर्ड जीन को डालते हैं, और प्लाज्मिड के पास रहता है। हम लोग देखते हैं ज़्यादातर ई कॉली बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किसके चलते रहता है, प्लाज्मिड के चलते। हमने वो प्लाज्मिड को ढूंढ के निकाला और प्लाज्मिड से वो वाला पार्ट को हटाया और वहाँ पे डिजायर्ड जीन डाला, और उसके बाद उस प्लाज्मिड को हम एक नॉर्मल ई कॉली सेल में उसको एंटर कराया एज ए वेक्टर, और उस ई कॉली को हमने पनपने दिया ताकि अगर हमने एक में परिवर्तन लाया, कुछ समय के अंतराल में हम देखेंगे कि वो सैकड़ों में परिवर्तित हो गया जिसके पास वो रिकम्बिनेंट डीएनए है, और वो जब अपना जीन एक्सप्रेशन करेगा तो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन, डिजायर्ड हार्मोन,
डिज़ायर एंजाइम वो बनाने लगेंगे।